हेलो साथियों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की, जय हिंद, जय भारत। साथियों, आपका स्वागत है डिसेंट फैमिली में। साथियों, आज हम बात करेंगे मोराटोरियम 3.0 के बारे में। ये क्या चीज़ है, किस किस को मिलेगा, कैसे मिलेगा। साथियों, जैसे कि आपको पता है, कोरोना की दूसरी लहर चली हुई है हमारे देश में। लगभग सारा देश बंद ही है। 80% तो तकरीबन संपूर्ण लॉकडाउन है और 20% में आंशिक है। लेकिन अब आराम आराम से खुलना शुरू हो गया है, क्योंकि अब उतनी ज़्यादा स्पीड नहीं रही। हमारे हरियाणा में तो बहुत ज़्यादा कम स्पीड हो गया कोरोना की। तो भगवान ना करे अगर सारे देश में लॉकडाउन लग गया तो फिर तो 100% मोराटोरियम मिलेगा, क्योंकि केंद्र सरकार के पास ही पावर है मोराटोरियम देने की। स्टेट सरकार के पास कोई पावर नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट के पास। आप जिस भी स्टेट में रहते हैं, अगर वहाँ पे अगले 6 महीने भी भगवान ना करे लॉकडाउन लगा रहा, स्टेट ने लगा दिया, तो भी वहाँ पे मोराटोरियम मिलने के 2% चांस भी नहीं है, क्योंकि स्टेट के पास कोई पावर ही नहीं है। रिजर्व बैंक जो है वो केंद्र सरकार के अधीन है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है, वो स्टेट गवर्नमेंट के अधीन तो है ही नहीं। तो उसकी बात वो क्यों मानेगा। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जो बैंक आपके शहर में है वो चरखी दादरी में है, वही मुंबई में है, वही कलकत्ता में है, वो जम्मू कश्मीर में भी काम कर रहा है। तो इट मीन्स क्या हुआ भाई, ये तो रिजर्व बैंक से परमिशन लेके काम कर रहे हैं बैंक और एनबीएफसी कंपनी। अब सवाल ये आता है कि कुछ कमेंट मेरे पास ऐसे आ रहे हैं, सर एक और पीआईएल डल गई है माननीय सुप्रीम कोर्ट में मोराटोरियम के रिगार्डिंग। भाई साहब, सबसे पहले हम ज़्यादा उतावले ना हो, कानून को समझें। पीआईएल एक लगी, पीआईएल मीन्स जनहित याचिका। ऐसी मतलब याचिका जिसके साथ लाखों करोड़ों आदमियों का घाटा या फायदा जुड़ा हुआ है। मैं कह रहा 200 और लग जो। अभी तो एक मिस्टर विशाल तिवारी जी हैं, जो हमारे सीनियर एडवोकेट हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, उनके द्वारा भी एक पीआईएल लगाई गई है। वो एक्सेप्ट भी हो गई थी और उसमें अभी 11 जून की तारीख लगी हुई है। अब जो एक और लगा दी है वो अभी एक्सेप्ट नहीं हुई है, होगी नहीं होगी। मैं कह रहा 200 जनहित याचिका भी लग जाएंगी तो ऐसा नहीं है कि वहाँ कोई जादू की छड़ी और तुरंत प्रभाव से काम हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर आप कानूनी प्रक्रिया को समझेंगे, थोड़ा सा भी कानून का ज्ञान होगा, आप ना भी कानून का ज्ञान है तो आप थोड़ा जिंदगी को समझना है तो थोड़ा पीछे देखें। अब जब माननीय सुप्रीम कोर्ट से एनपीए पे रोक लगी हुई थी, कैसे लगी हुई थी, सितंबर से लेके और मार्च 2023 तक, 23 मार्च 2021 तक, इसी साल तक कितने टाइम में डिसीजन आया? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 महीने में डिसीजन आया। और इतना गंभीर विषय था, इतना बड़ा टॉपिक था, इतने इस विषय पे, इतने गंभीर विषय के करोड़ों आदमियों की जिंदगी जुड़ी हुई थी। करोड़ों आदमियों की फाइनेंशियल स्थिति इस पे डिपेंड कर रही थी कि वो बचेंगे क्या मरेंगे। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन आ चुका है, एनपीए से रोक हट चुकी है। बहुत से आदमियों को आज भी एनपीए का नहीं पता। जो हमारे साथ पुराने जुड़े हुए हैं उनको तो पता है, क्योंकि हर रोज हमारे साथ 400-500 आदमी नए जुड़ जाते हैं, और जो जुड़ जाते हैं उनको फेविकोल की जोड़ की तरह जोड़ देते हैं हम, वो कभी टूटता नहीं। क्योंकि हम यहाँ डिसेंट एडवाइस देने के लिए बैठे हैं, टोटल फ्री देते हैं, कोई फेक एडवाइस नहीं देते और 100% स्टिक देते हैं। आप किसी भी विषय पे, किसी भी टॉपिक पे कोई भी एडवाइस हमारे से ले सकते हैं। रात को मैं डेली लाइव आता हूँ, लाइव में आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नहीं तो आप कमेंट करके अपना जवाब ले सकते हैं। मैं जब भी ऑनलाइन होता हूँ मैं जवाब दे देता हूँ। भाई साहब, कानूनी प्रक्रिया को अगर हम थोड़ा सा भी समझे, हमारे देश में सबसे छोटा केस होता है 751 का, और सबसे बड़ा केस होता है 302 का, जो कि आदमी मारने के बाद लगता है। कोई आदमी किसी की हत्या करते तो उस पर 302 लगेगी। और 307 कब लगेगी? मान लो आपने घर से बाहर खड़े होकर कहीं सार्वजनिक स्थल पे खड़े होकर गाली गलौज कर दिया, आप शब्द बोल दिए, या जिससे मतलब जो शांति थी वो भंग होगी। लेकिन वो 751 का केस भी भाई साहब 6 महीने में उसमें आदमी बरी होता है, जो सबसे छोटी मारीदार है। तो इतना बड़ा केस है जिसके साथ करोड़ों आदमी जुड़े हुए हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो जज होते हैं, विद्वान न्यायाधीश, उनको न्यायमूर्ति बोला जाता है। वो साक्षात जीते जी न्याय की मूर्ति उनको बोला जाता है। आपने देखा होगा न्यायमूर्ति जो चीफ जस्टिस होते हैं उनको भी न्यायमूर्ति ही बोला जाता है।
और जो इतने बड़े केस हैं ज़्यादातर चीफ जस्टिस इनको खुद ही देखते हैं। अब पहले हर चीज़ को समझना पड़ेगा उनको, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे देश में डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है दुनिया का सबसे बड़ा। यहाँ राजा की भी वही पावर है, भिखारी की भी वही पावर है, मंत्री की भी वही है, संतरी की भी वही है। ऐसा नहीं है कि जिन एनबीएफसी कंपनी के पास हजारों करोड़ रुपए हैं तो उनकी पावर खत्म हो गई, उनके अधिकार खत्म हो गए। उनके पास भी उतने ही है, मेरे पास भी उतने, एक भिखारी के पास भी उतनी है। ऐसा भी नहीं है कि जिस पे हजारों करोड़ रुपए हैं उसका कोई पैसा मार ले, 2-4-5 लाख रुपए रोके, यार इसको क्या फर्क पड़ेगा, ऐसा नहीं है भाई। जिसके पास नहीं है, जो भीख मांग रहा है, क्या उसका चोरी करना अलाउड थोड़ी हो गया, नहीं है। तो हमारे लिए भी ऐसा नहीं है कि हम बैंक के एनबीएफसी कंपनी के पैसे मार लें। अब बहुत से क्वेश्चन मेरे पास ऐसे भी आ रहे हैं, सर सेटलमेंट के लिए कोई कंपनी होती है क्या? भाई साहब, सेटलमेंट के लिए बहुत सी तो फेक कंपनियां चली हुई है। कुछ आदमी हैं जो सेटलमेंट का काम करवाते हैं, पर मेरे को एक बात नहीं समझ में आती। मैंने किसी बैंक के एनबीएफसी कंपनी से लोन लिया तो मुझे थर्ड पार्टी की क्या जरूरत है? अगर सेटलमेंट कर रहेगा तो बैंक ही या एनबीएफसी कंपनी जिसका पैसा है, या मैं उनको पैसे दूंगा तभी तो सेटलमेंट होगी। तो इसमें मीडिएटर की क्या जरूरत है? मीडिएटर यार अपना गस्सा लाएगा, वो आपसे 5-10% आपसे मांगेगा, कहेगा इतने पैसे दे दे फिर करवाऊंगा। मन माना फेक भी बहुत बैठने हूँ, वो पैसे भी साफ कर दें। भाई साहब, वो ही लगी फटने खरात लगी बटने, ऐसे तो यार कोई सेटलमेंट करेगा नहीं। आप किसी को अपने 10,000 रुपये दे के और उससे 2,000 रुपये उल्टे ले लोगे, क्या 8,000 रुपये अपने छोड़ दोगेगा? जब आपको ये लगेगा पैसे मर गए, इब तो अंदर ही निनंगड़ हो रहे हैं, तो कति फिर सोचोगे चल 2 ही दे यार। यही बैंक और एनबीएफसी कंपनियां सोचती हैं, वो लार्ज स्केल पे काम कर रही हैं। उन हमारे लिए जितनी 10,000 की वैल्यू है उतनी उनके लिए 10 लाख रुपए की वैल्यू है। यही कारण है कि वो 2 से 2.5 लाख रुपए में भी सेटलमेंट कर लेते हैं। लेकिन हमेशा अनसिक्योर लोन में सेटलमेंट होती है, सिक्योर लोन में कभी सेटलमेंट नहीं होती। क्यों नहीं होती? ओ यार, सिक्योर लोन में कोई एसेट रख रखा, कोई प्रॉपर्टी रख रखी है हमने उनके पास, गोल्ड रख रखा, या कोई स्कूटर मोटरसाइकिल कार जीप की एचपीए चढ़वा रखी उनके नाम, या कोई मकान दुकान जमीन जायदाद उनकी रजिस्ट्री उनके पास रखी है, तो उनको क्या जरूरत है? सरफेसी एक्ट के तहत तुम्हारा मकान की सेल करके फैक्ट्री कारखाने के अपने पैसे ले लेंगे। कम पैसे लेने की उनको क्या जरूरत है? वो तो भाई साहब पूरे पैसे लेंगे, ब्याज भी लेंगे और उसका जुर्माना भी लेंगे जो अगर लेट कर दिया सिक्योर लोन में। अनसिक्योर लोन में भाई साहब ये फंस जाते हैं। अगर जैसे चवन्नी छाप बोलते हैं, 420 लगेगी, फलानी लगेगी, पुलिस आएगी, ये सब टोटल बकवास है। बैंक और एनबीएफसी कंपनी को बड़े अच्छे से पता है, उनको भी पता है अगर अमरदीप कादियान ने अनसिक्योर लोन नहीं दिया तो इसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। एक पंजी का केस होएगा जो कि 30-35 साल तक माननीय सुप्रीम कोर्ट तक चलेगा, इसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। 30-35 साल में मैं हरिद्वार ही चला जाऊंगा। पैसे किससे लेंगे? यही कारण है, अगर इनके पास कोर्ट में जाके इतना आसान हो इनको पैसे मिलना, तो ये चवन्नी छाप को क्यों लगाएं? इन चवन्नी छापों को कमीशन क्यों दें? यही कारण है कि चवन्नी छापों को पीछे निकालते हैं, फेक नोटिस भेजते हैं, फेक पुलिस वाले बनते हैं, जेन्युइन नोटिस भी भेजते हैं, वकील का ही भेजते हैं, उसमें कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। यही कारण है कि उसमें सेटलमेंट होती है, उसमें 2 लाख के 2.5 लाख रुपए, 10 लाख के 2.5 लाख रुपए भी ये लेते हैं। अगर आपको सेटलमेंट करनी है, आपको किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं। सेटलमेंट डिसेंटेड वाई लिख के वीडियो देख ले, आपको पता लग जाएगा करना क्या है। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट में 11 जून की तारीख लगी हुई, या जो भी वहां से अपडेट होगा मैं सामान्य बोलचाल की भाषा में आपको बता दूंगा। ज़्यादा मतलब उतावले ना हो, ऐसा नहीं है कि मोराटोरियम मिलने वाला है। मैंने पहले बता दिया, अगर सारे देश में लॉकडाउन नहीं लगेगा तो आप मोराटोरियम को भूल जाओ भाई साहब। किसी को मोराटोरियम मिलने वाला नहीं है। कुछ झोला छाप यूट्यूबर कह रहे थे रिस्ट्रक्चर मिलेगा, रिकास्ट मिलेगा, बता किसने मिल गया? अरे भाई, रिस्ट्रक्चर कुछ आदमियों के पास आ भी रहे हैं मैसेज, करवाने से पहले उनसे ब्याज पूछ लेना। कभी ऐसा ना हो कि 7 पीढ़ी ब्याज देंदी मर जाए। तो भाई साहब, इनकी बकाई में ना है, पहले रिस्ट्रक्चर करवाने में उससे मिले, उससे ब्याज पूछे, वर्बली ना पूछे, रिटर्न में लें, तब जाके आप अपने केस को अगर रिस्ट्रक्चर करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। इसके अलावा हमारा एक चैनल और है डिसेंट व्लॉग, उसका लिंक आपके स्क्रीन पे आ गया है, उसको देखें। जब भी कोई मानसिक परेशानी हो तो लाइफ का मस्त मजा ले। जिंदा रहे तो बार बार मिलेंगे, नहीं तो हरिद्वार मिलेंगे। नमस्कार।